नमस्कार दोस्तों। फ्रांस में 1830 की क्रांति के बाद जनता ने अपनी सहमति से लुई फिलिप को राजा बनाया। अब ये लुई फिलिप कौन है? तो लुई फिलिप एक महत्वाकांक्षी राजा था जो आर्ले आयंस वंश का था। लुई फिलिप ने अपने शासनकाल में फ्रांस के जनता को दो वर्गों में बांट दिया था, पैसे वाले लोग और मजदूर। जो पैसे वाले लोग थे उसमें जमींदार और फैक्ट्री के मालिक आते थे, और जो मजदूर थे उसमें आम मजदूर आते थे जो जमींदार के खेत में और फैक्ट्री में काम करते थे। जो जमींदार और फैक्ट्री के मालिक थे वो मजदूरों को 8 घंटा काम करवाने के बजाय 14 घंटे काम करवाते थे, और जब कोई मजदूर बीमार पड़ जाता था तो उसको काम से निकाल दिया जाता था। और जो लुई फिलिप था, जिसे जनता ने अपनी सहमति से राजा बनाया था, वो लुई फिलिप अब जनता के लिए कुछ कर नहीं रहा था। तुम कह सकते हो कि लुई फिलिप राजा के भेष में एक विलन था। अब बात यहां पर यह आती है कि जब लुई फिलिप को जनता ने राजा बनाया था तो वो मजदूरों के लिए क्यों नहीं सोच रहा था? तो लुई फिलिप मजदूरों के लिए इसलिए नहीं सोच रहा था क्योंकि जो अमीर लोग थे, जैसे कि जमींदार और फैक्ट्री के मालिक, वो राजा को बहुत ज्यादा टैक्स देते थे। जो लुई फिलिप था उसको जनता ने अपनी भलाई के लिए राजा बनाया था, पर नहीं लुई फिलिप को चाहिए था पैसा, क्योंकि उसको सिर्फ पैसों से मतलब था। देखो यार, फ्रांस में इतना कुछ होने के बाद भी जनता जैसे तैसे जी रही थी। लेकिन बात उस समय बिगड़ गई जब लुई फिलिप ने गिजो नाम के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया। जो गिजो था वो भी मेटनी के तरह ही निरंकुशवादी इंसान था। गिजो ने भी मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया और उसने अपना पूरा समर्थन पूंजीपतियों को दिया, क्योंकि गिजो को भी सिर्फ पैसों से मतलब था। अब मजदूरों के मन में लुई फिलिप के खिलाफ विरोध आने लगा। फ्रांस में इतना कुछ होने के बाद बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी आई। तो देखो, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को थेथर के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों को बुलाया गया और लुई फिलिप को गद्दी से हटाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। और ये आंदोलन 2 दिनों तक चला था। 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है। इस क्रांति को ही पूरे विश्व भर में 1848 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, एक बार फिर से फ्रांस में कोई राजा नहीं था, तो इस बार जनता ने लुई नेपोलियन को राजा बनाया। और लुई नेपोलियन एक ऐसा राजा था जिसने फ्रांस पर सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया था। लुई नेपोलियन ने 1848 ईस्वी से लेकर 1871 ईस्वी तक फ्रांस पर शासन किया। तो देखो, ये तो थी फ्रांस की कहानी जो यहां पर खत्म हो जाती है। अब हमें इस चैप्टर में 3 और टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि है यूनान में स्वतंत्रता की कहानी, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूनान में स्वतंत्रता की कहानी। तो यूनान एक प्राचीन देश है जिसका नाम बदलकर ग्रीस रख दिया गया है। यूनान एक ऐसा देश है जहां से सभ्यता का विकास हुआ था। यूनान का जो राजा था वो भोग विलासी राजा था। भोग विलासी राजा मतलब खाया पिया मौज करा, दरबार में नृत्य कला का आनंद लिया, ना कोई काम धंधा करना। तो यूनान का ऐसा राजा था। लेकिन तुर्की ने यूनान पर हमला करके यूनान को अपना गुलाम बना लिया। अब यूनान तुर्की से आजाद होना चाहता था, तो यूनान ने एक गुप्त संस्था बनाई जिसका नाम था हिटोरिया फ्लाइड। तुर्की और यूनान के बीच युद्ध होता गया, लेकिन तुर्की ने यूनान को अभी भी गुलाम बना रखा था। बात उस समय बिगड़ गई जब इंग्लैंड के एक कवि की हत्या यूनान में हो जाती है। उस कवि का नाम था लॉर्ड वायर। जब लॉर्ड वायर की हत्या हुई तो आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब तुर्की धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, जिस कारण से तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। 1827 ईस्वी में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ने मिलकर तुर्की पर दबाव बनाया कि यूनान को आजाद कर दो। ठीक 2 साल बाद 1829 ईस्वी को एक समझौता हुआ जिसे एड्रियानोपुल की संधि कहा जाता है। इस संधि में कहा गया कि जल्दी से जल्दी यूनान को आजाद कर दो। और ठीक 3 साल बाद 1832 ईस्वी को एक संधि हुआ जिसे कुस्तुनतुनिया की संधि कहा जाता है, और इस संधि के बाद यूनान को आजाद कर दिया गया। तो अब हम समझते हैं इटली के एकीकरण को। तो बेयाना सम्मेलन के बाद
मेटरनिख ने इटली को छोटे छोटे राज्यों में खंडित कर दिया था, जिससे जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी थी। उसी समय इटली में 3 लोगों की एंट्री होती है, मेजनी, गैरीबॉडी और काउंट काबूर। तो जो मेजनी है उसे इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। मेजनी ने 1820 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन की स्थापना की और 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया था। मेजनी ने इतना कुछ इसलिए किया था, जो इटली के छोटे छोटे टुकड़े हुए थे वो एक साथ मिलकर एक देश बन जाए। और जो गैरीबॉडी था वो पेशे से एक नाविक था। गैरीबॉडी को इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है, क्योंकि जब गैरीबॉडी युद्ध करता था तो उसकी तलवार बोलती थी। गैरीवार्डी ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था लाल कुर्ती, जिसमें उन्होंने 10,000 सैनिकों को भर्ती किया और सिसिली और नेपल्स जैसे राज्यों को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। गैरीबॉडी अपना जीता हुआ सारा क्षेत्र इटली के राजा विक्टर इमानुएल को दे देता है और खुद एक साधारण किसान की जिंदगी जीने लगता है। और जो काउंट कावर था वो सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी इंसान था और वो निरंकुशवाद का सबसे बड़ा विरोधी था। काउंट काबूर ने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया, क्योंकि काउंट काबूर को पता था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया है, क्योंकि तुम्हें भी पता है ऑस्ट्रिया में अभी भी मेटरनिख है और मेटरनिख बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। तो मैटर्न के रहते इटली का एकीकरण नहीं होता। 1849 ईस्वी को विक्टर इनुल को सार्डिनिया पिडमाउंट को राजा बनाया गया। सार्डिनिया पिडमाउंट इटली का सबसे शक्तिशाली जगह था और 1850 ईस्वी को काउंट कावर को सार्डिनिया पिडमाउंट का वित्त मंत्री बनाया गया और 1852 को प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद काउंट कावर्ड ने सोचा, अगर इटली का एकीकरण करना है तो मेटनी को हराना पड़ेगा। तभी ठीक 1 साल बाद 1853 और 1854 के बीच क्रीमिया और ऑस्ट्रिया में युद्ध हो गया। तो काउंट कावर ने मेटनी को हराने के लिए 15,000 सैनिक क्रीमिया के तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया। अब देखो यार, मैटर हारता तो नहीं है, लेकिन जो टर्नी की सेना थी वो थोड़ी कमजोर हो गई। काउंट काबूर ने 1858 में फ्रांस के राजा लुई नेपोलियन से समझौता कर लिया और कहा गया कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। 1859 को ऑस्ट्रिया के शक्तिशाली जगह लोमबार्डी पर कब्जा कर लिया और सार्डिनिया पीडमाउंट में मिला लिया। और ठीक 3 साल बाद 1862 ईस्वी को काउंट कावर की मृत्यु हो जाती है और वो इटली का एकीकरण नहीं देख पाता है। 1866 को सेडोवा का युद्ध हुआ, जिसमें प्रसा और ऑस्ट्रिया लड़ रहा था। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया हार जाता है और 1870 का युद्ध होता है, जिसमें प्रसा और फ्रांस लड़ रहा था। इस युद्ध में फ्रांस हार जाता है। विक्टर इमानुएल ने इस परिस्थिति का फायदा उठाया और जो रोम पहले फ्रांस में था उसको इटली में मिला लिया और रोम को इटली की राजधानी घोषित कर दिया गया। अब देखो यार, ऑस्ट्रिया का अंत हो चुका था। अब इटली के एकीकरण में कोई बाधा, कोई अड़चन नहीं थी। तो इस तरह से इटली का एकीकरण हो जाता है। तो अब हम समझते हैं जर्मनी के एकीकरण को। तो जर्मनी पहले 300 छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था और जब 1815 ईस्वी में बियाना सम्मेलन हुआ था तो मैटर्न को जर्मन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया था। जब 1861 ईस्वी में विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना तो उसने ठीक 1 साल बाद 1862 में बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर बना दिया। चांसलर मतलब जिसे तुम प्रधानमंत्री भी कह सकते हो। अब ये बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ मतलब वैसा इंसान जिसके पास दिमाग बहुत ज्यादा हो और वो हर काम दिमाग से करता हो। बिस्मार्क का कहना था कि अगर हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में सोचते ही रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें एक सेना बनानी पड़ेगी और युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई और उसने एक सेना का संगठन किया। बिस्मार्क ने 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर
डेनमार्क के 2 राज्यों सलेश्विग और हॉलस्टीन पर कब्जा कर लिया। अब देखो यार, ये बात विस्मार्क और पूरे जर्मनी को पता था कि जब तक मेटरनिक जिंदा है तब तक जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। तो इसीलिए विस्मार्क ने 1865 ईस्वी में फ्रांस और इटली से संधि कर लिया। और बिस्मार्क ने फ्रांस को कहा कि अगर हम ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे तो आप बीच में मत आना। और बिस्मार्क ने इटली से कहा कि अगर हम ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे तो क्या आप अपनी सेना हमें देंगे। तो इस बात के लिए इटली मान जाता है, क्योंकि देखो यार, तुम्हें भी पता है ऑस्ट्रिया ने इटली, फ्रांस, जर्मनी सबका जीना हराम कर दिया था। 1866 ईस्वी में सैडवा का युद्ध हुआ, जिसमें प्रशा ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण करना आसान हो गया था। लेकिन बिस्मार्क ने फ्रांस के 4 दक्षिणी राज्यों पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि फ्रांस के जो 4 दक्षिणी राज्य थे वो पर जर्मन भाषा बोली जाती थी। तो बिस्मार्क ने सोचा कि इसे भी जर्मनी में मिला लेते हैं। तो देखो यार, जो बिस्मार्क था उसने फ्रांस से दोस्ती कर ली थी ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, लेकिन बिस्मार्क ने फ्रांस के राज्यों पर ही कब्जा कर लिया। ये बात लुई नेपोलियन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में प्रसा के तरफ से इटली की सेना लड़ रही थी, क्योंकि इटली को बिस्मार्क ने लालच दिया था कि युद्ध जीतने के बाद एक राज्य हम तुम्हें दे देंगे। और ये युद्ध 1870 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसे सेडोन का युद्ध भी कहा जाता है। और ये युद्ध फ्रांस हार जाता है और 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। इस संधि में रोम इटली को दे दिया गया और प्रसा का नाम बदलकर जर्मनी रख दिया गया। और इस तरह से 10 मई 1871 ईस्वी को इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आगे ऐसी ही 10th क्लास की मजेदार वीडियो देखने के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।